नमस्कार दोस्तों, प्रतिवत क्लासेस में आपका स्वागत है। हम राजनीति विज्ञान विषय हेतु मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए लगातार प्रश्नों की श्रृंखला को प्रस्तुत कर रहे हैं, जो आगामी आने वाली परीक्षा हेतु राजनीति विज्ञान विषय के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। तो चलिए इसी श्रृंखला के तहत प्रारंभ करते हैं हमारा इस कड़ी का अगला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, आसियान से भारत किस राजमार्ग को वियतनाम तक विस्तार करने की बातचीत कर रहा है? तो आपको बताना है आसियान से भारत किस राजमार्ग को वियतनाम तक विस्तार करना चाह रहा है। ऑप्शंस दिए हैं, भारत, म्यांमार, थाईलैंड। ऑप्शन बी में है भारत, म्यांमार, कोरिया। ऑप्शन सी है भारत, म्यांमार, बांग्लादेश। और ऑप्शन डी में है भारत, म्यांमार, चीन। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत, म्यांमार, थाईलैंड। आसियान से भारत, म्यांमार, थाईलैंड राजमार्ग को वियतनाम तक विस्तार करने की बातचीत कर रहा है। यह 13,060 किलोमीटर लंबा राजमार्ग भारत के मोरेह को थाईलैंड के मायसोट नामक स्थान से जोड़ेगा। भारत दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में चीन के विस्तारवाद के जवाब में ढेर सारी परियोजनाओं के तहत काम कर रहा है, जिसके तहत यह भी एक परियोजना है। अगला प्रश्न है, एनपीटी व सीटीबीटी के संबंध में निम्न वाक्यों में से कौन सा वाक्य सत्य है? आपको ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए है भारत ने एनपीटी हस्ताक्षरित की परंतु अनुमोदित नहीं की है। ऑप्शन बी है भारत ने सीटीबीटी हस्ताक्षरित की है। ऑप्शन सी है भारत ने एनपीटी हस्ताक्षरित की है। तथा ऑप्शन डी है भारत ने ना ही एनपीटी व सीटीबीटी हस्ताक्षरित की है और ना ही इन्हें अनुमोदित की है। तो आपको एनपीटी और सीटीबीटी के संबंध में बताना है कि सत्य वाक्य कौन सा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एनपीटी और सीटीबीटी के संबंध में भारत ने ना तो एनपीटी को साइन किया है, ना ही सीटीबीटी को साइन किया है और ना ही इन दोनों का अनुमोदन किया है। भारत ने शुरू से ही जो एनपीटी जो कि 1968 में आई थी और सीटीबीटी जो 1996 में आई थी को भेदभावकारी संधि मानता रहा है। इसी कारण भारत ने इन दोनों को ना ही हस्ताक्षरित किया है और ना ही इनका अनुमोदन किया है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से विकास पर भ्रष्टाचार के नकारात्मक प्रभाव कौन से हैं? आपको ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है नकारात्मक प्रभाव कौन से हैं। तो प्रभाव है ए, निम्न स्तरीय सामाजिक सेवाएं। बी, निम्न आर्थिक वृद्धि। सी, उच्च कर बोध एवं सीमित सेवाएं। डी, कृषकों को उनके उत्पादन की बिक्री के कम अवसर। तो दिए गए विकल्प में से सही उत्तर का आपको चयन करना है। विकल्प दिए हैं, ए है ए और बी में है बी और डी, सी में है बी, सी और डी तथा डी में है ए, बी, सी और डी। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी के तहत आएगा ए, बी, सी और डी। यानी विकास पर भ्रष्टाचार के नकारात्मक प्रभाव के अंतर्गत निम्न स्तरीय सामाजिक सेवाएं आती हैं, निम्न आर्थिक वृद्धि आती है, उच्च करबोध एवं सीमित सेवाएं आती हैं, कृषकों को उनके उत्पादन की बिक्री के कम अवसर प्रदान करना शामिल है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, भारत में चुनाव आयोग द्वारा परिभाषित निम्न में से कौन सा राजनीतिक दल का वर्णित वर्ग नहीं है? तो आपको बताना है कौन सा राजनीतिक दल के अंतर्गत जो चुनाव आयोग ने माना है वह नहीं है। आपको ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए राष्ट्रीय दल, ऑप्शन बी राज्य दल, ऑप्शन सी क्षेत्रीय दल तथा ऑप्शन डी पंजीकृत या अमान्यता प्राप्त दल। दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, यानी क्षेत्रीय दल। जो चुनाव आयोग है उन्होंने राष्ट्रीय दल, राज्य दल और पंजीकृत लेकिन अमान्यता प्राप्त दल को मान्यता दी है, क्षेत्रीय दल के विषय में नहीं बताया है। अगले प्रश्न पे देखेंगे, किसने कहा कि निर्धन निर्धन है इसलिए नहीं कि वे उनके पास कुछ नहीं है, बल्कि इसलिए कि वे कुछ कर नहीं सकते? आपको बताना है ये कथन किसका है। आपको ऑप्शन दिए हैं, हंस सिंगर। ऑप्शन बी में है अमर्त्य सेन। ऑप्शन सी है महबूब उल हक और ऑप्शन डी है हर्ष मंदेर। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन ने कहा है कि निर्धन निर्धन है इसलिए नहीं कि उनके पास कुछ नहीं है, बल्कि इसलिए कि वे कुछ नहीं कर सकते। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एवं नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने कहा था इस कथन को। सेन ने व्यक्तियों के विकास के लिए उनकी क्षमताओं का विकास करना आवश्यक माना है। अमर्त्य सेन ने डेवलपमेंट एज फ्रीडम जो कि 1999 में स्वतंत्र एक किताब लिखी थी, इसमें स्वतंत्रता की आशय व्यक्ति की क्षमता का विकास है के विषय में जारी दी थी। अगला प्रश्न है,
कालानुक्रमिक क्रम में इन्हें व्यवस्थित करें। तो इसमें आपको ऑप्शंस दिए हैं। पहला दिया है ए बेन और आर एस पीटर, सोशल पीपल्स एंड डेमोक्रेटिक स्टेट, और बी में है जॉन रॉल्स ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, सी में है सुसान मोलर, उनकी किताब है जस्टिस जेंडर एंड फैमिली, तथा डी में है रूसो सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो पहले कौन सी आई थी, बाद में कौन सी आई थी, आपको बताना है। विकल्प है ऑप्शन ए में है डी ए बी सी, ऑप्शन बी में है ए डी बी सी, ऑप्शन सी में है बी ए सी डी, तथा ऑप्शन डी में है सी बी डी ए। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए के तहत सर्वप्रथम रूसो की किताब आई थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद में आई थी बेन और आर एस पीटर की किताब सोशल पीपल्स एंड ए डेमोक्रेटिक स्टेट, इसके बाद में आया था ऑप्शन नंबर बी में जॉन रॉल्स ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, और सबसे अंत में सुसान मोलर ओकिंस की किताब आई थी जस्टिस जेंडर एंड फैमिली। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से दो कथन कश्मीर को लेकर भारत पाक संबंधों के बारे में सही है। आपको सही कथन खोजना है। ऑप्शन ए में है सुरक्षा परिषद ने वर्ष 1948 में पहली बार जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर चर्चा की थी। ऑप्शन बी दूसरा कथन है अटल बिहारी वाजपेयी और परवेज मुशर्रफ के बीच वर्ष 2004 में इस्लामाबाद में एक शिखर सम्मेलन हुआ था। ऑप्शन सी में है युद्ध विराम रेखा के आर पार एक बस सेवा का शुभारंभ वर्ष 2006 में हुआ था, तथा डी में है वर्ष 2007 में समझौता एक्सप्रेस पर आतंकवादी हमला हुआ था। तो दोस्तों इसमें ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन ए में ए और बी में ए और सी में ए और डी, तथा डी में सी और डी शामिल है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में ए और डी कथन सत्य हैं, यानी सुरक्षा परिषद ने वर्ष 1948 में पहली बार जम्मू कश्मीर मुद्दे पर चर्चा की थी और वर्ष 2007 में समझौता एक्सप्रेस पर आतंकवादी हमला हुआ था। इसके विषय में कुछ और जानकारी ले लेते हैं। साल 1976 में दोनों देशों ने भारतीय शहर अटारी को पाकिस्तानी शहर लाहौर से जोड़ने वाली ट्रेन समझौता एक्सप्रेस की शुरुआत की थी, जिस पर 2007 में अटैक हुआ था। इसके अतिरिक्त दिल्ली लाहौर बस एक यात्री बस सेवा थी, इसका नाम सदाए सरहद था। यह 19 फरवरी में जिसमें वाजपेयी ने यात्रा की थी 1999 में प्रारंभ हुई थी। इस यात्रा को करने का कारण था इस्लामाबाद में एक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसमें वाजपेयी और परवेज मुशर्रफ के बीच में एक राजनीतिक बातचीत हुई थी। इसके अतिरिक्त कारगिल वार तक यह जो है ये चलते रही, लेकिन कारगिल वार के बाद में जब 13 दिसंबर 2001 को भारतीय संसद पर हमला हुआ था, इसके बाद इसे निलंबित कर दिया गया और 16 जुलाई 2003 को बस सेवा फिर से प्रारंभ की गई थी। इसके बाद में 2019 में जम्मू कश्मीर राज्य को जब केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, उसके राज्य का दर्जा छीना गया था। इस दौरान किसी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो, इस उद्देश्य को लेकर सभी प्रकार की जो बस सेवाएं हैं, ठीक, इन्हें सब कुछ समय के लिए निलंबित कर दिया गया है। अगला प्रश्न हम देख लेंगे। भारत से विदेश जाने वाली ट्रेन के विषय में असत्य कथन खोजें। तो ट्रेन के नाम लिखे हैं, आपको असत्य कथन बताना है। ए दिया है बंधन एक्सप्रेस भारत के कोलकाता से बांग्लादेश, इसकी शुरुआत 2017 में हुई। बी में दिया है मैत्री एक्सप्रेस कोलकाता से बांग्लादेश जो ढाका तक जाती है, शुरुआत 2008 में हुई। सी में दिया है समझौता एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के मध्य चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेन है 1977 से। और डी में है थार एक्सप्रेस पाक के कराची को जोधपुर से जोड़ती है, 2006 से प्रारंभ हुई। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए में केवल ए, बी में ए और डी, सी में सी और डी, और डी में सभी सत्य हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन सत्य हैं, यानी जो जोड़े हैं सभी सही हैं। बंधन एक्सप्रेस भारत के कोलकाता से बांग्लादेश तक चलती है, शुरुआत 2017 में हुई। मैत्री एक्सप्रेस कोलकाता से बांग्लादेश के ढाका तक जाती है, शुरुआत 2008 में हुई। समझौता एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के मध्य चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेन है, 1977 से प्रारंभ है। और थार एक्सप्रेस पाकिस्तान के कराची को जोधपुर से जोड़ती है, 2006 से प्रारंभ हुई। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस आधार पर न्यायपालिका द्वारा उत्प्रेषण याचिका जारी की जा सकती है। ऑप्शंस दिए हैं। इसमें न्यायपालिका उत्प्रेषण याचिका कब जारी कर सकती है ये आपको बताया है। ए में दिया है क्षेत्राधिकार की कमी पर, बी में सुने जाने का अधिकार पर, सी में है क्षेत्राधिकार की अधिकता पर, और डी में विधि की गलती पर। इसमें आपको ऑप्शंस दिए हैं। ए है ए बी और सी, बी में है ए बी और डी, सी है ए और बी, तथा डी है ए और सी। दोस्तों
इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और सी। अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट तथा अनुच्छेद 226 में हाई कोर्ट संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत न्यायपालिका को 5 प्रकार की रिटें जारी करता है, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा नामक 4 रिटें का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, संस्थान में संचार का व्यवस्थित अनुक्रम है, तो आपको व्यवस्थित अनुक्रम बताना है। ए है पहले सेंडर, फिर मैसेज, फिर रिसीवर, फिर एनकोडिंग। बी में है मैसेज, चैनल, फीडबैक, एनकोडिंग। सी है सेंडर, एनकोडिंग, डिकोडिंग, रिसीवर, तथा डी है सेंडर, एनकोडिंग, मैसेज और चैनल। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सबसे पहले सेंडर आता है, फिर एनकोडिंग, फिर मैसेज और फिर चैनल। अगला प्रश्न हम देखेंगे, राम मनोहर लोहिया किसके विरोधी थे, तो आपको बताना है। आपको बताया है ए में है पूंजीवाद, बी में साम्यवाद, सी में समाजवाद और डी में है शक्तियों के विकेंद्रीकरण। तो इन सभी में से किसके विरोधी हैं, विकल्पों के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। ए दिया है ए और बी दिया है सी और डी, सी दिया है ए, बी और सी, तथा डी दिया है बी, सी और डी। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए के तहत ए और बी यानी पूंजीवाद और साम्यवाद के विरोधी राम मनोहर लोहिया थे। राम मनोहर लोहिया लोकतांत्रिक समाजवादी नेता थे, अतः लोकतांत्रिक होने के नाते वे साम्यवाद के विरोधी तथा समाजवादी होने के नाते पूंजीवाद के कभी भी समर्थक नहीं रह सकते थे। लोहिया के अनुसार मार्क्स इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या भारतीय समाज के लिए उपयुक्त नहीं है। उन्होंने हिंद मजदूर सभा और हिंद किसान पंचायत सभा नामक दलों का गठन किया था। इसके अतिरिक्त उनकी एक किताब थी व्हील ऑफ हिस्ट्री जो 1955 में आई थी, और मार्क्सिज्म, गांधी एंड सोशलिज्म नामक किताब 1963 में इनकी पब्लिश हुई थी। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन से महिलाओं की समानता संबंधी तर्क है, तो बताना है महिलाओं की समानता संबंधी तर्क कौन से हैं। तर्क दिए हैं, ए पुरुषों की तुलना में महिलाओं की निम्नता समाज द्वारा बनाई गई है जो विधिक रूप से न्यायोचित नहीं है। बी मुक्ति व समानता के सिद्धांत महिलाओं की स्थिति पर लागू न होना विरोधाभासी है। सी महिलाएं प्राकृतिक रूप से पुरुष से भिन्न है। तथा डी महिला असमानता बनी रहे क्योंकि इसको न्यायोचित ठहराया गया था। तो निम्न में से सही विकल्प आपको चुनना है। विकल्प दिया है ए में है ए, बी और सी, बी में दिया है ए, बी और डी, सी में दिया है ए और बी, तथा डी में दिया है सी और डी। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में ए और बी महिलाओं की समानता संबंधित तर्क है। ए और बी के तहत आ रहा है, पुरुषों की तुलना में महिलाओं की निम्नता समाज द्वारा बनाई गई है जो विधिक रूप से न्यायोचित नहीं है, ये सत्य है। और दूसरा तर्क है मुक्ति व समानता के सिद्धांत महिलाओं की स्थिति पर लागू ना होना विरोधाभासी है। इसके अतिरिक्त अन्य जो सिद्धांत हैं वो बिल्कुल गलत है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, जी.ए. आमंड के अनुसार तुलनात्मक रूप से सजातीय संस्कृति में पाया जाता है, तो सजातीय संस्कृति में क्या पाया जाता है आपको खोजना है। ऑप्शन ए विकसित देश, बी अल्प विकसित देश, सी विकासशील देश और डी अत्यंत अल्प विकसित देश। तो आपको बताना है जी.ए. आमंड के अनुसार तुलनात्मक रूप से सजातीय संस्कृति में किस प्रकार के देश पाए जाते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विकसित देश। आमंड के अनुसार तुलनात्मक रूप से समाज के कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत अर्थात सजातीय संस्कृति विकसित देशों के समाज में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इसमें जो व्यक्ति अपने कार्य की दक्षता रखता है वही एक ही प्रकार के कार्य संपादित करता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, राष्ट्रपति की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो सही कथन आपको खोजना है। ए वे क्षेत्रीय या जोनल परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। बी वे अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष हैं। सी वे निर्वाचन आयोग की अनुशंसा पर अनुच्छेद 102 के अंतर्गत किसी संसद सदस्य को अयोग्य घोषित कर सकते हैं। तथा डी वे अपने विवेकानुसार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। इसमें कौन सा कथन सत्य हो बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वे निर्वाचन आयोग की अनुशंसा पर अनुच्छेद 102 के अंतर्गत किसी संसद सदस्य को अयोग्य घोषित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सभी जो कथन है वो गलत है। राष्ट्रपति को प्राप्त शक्तियों में से एक शक्ति निर्वाचन आयोग की अनुशंसा पर अनुच्छेद 102 के अंतर्गत किसी संसद सदस्य को अयोग्य घोषित कर सकते हैं।
राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा 44वें संशोधन के बाद केवल कैबिनेट के लिखित सिफारिशों के आधार पर ही की जा सकती है। अतः यह भी उनके विवेकाधिकार से संबंधित शक्ति नहीं है। इसके अतिरिक्त है क्षेत्रीय या जोनल परिषद की अध्यक्षता राष्ट्रपति नहीं करते हैं, उनकी अध्यक्षता गृह मंत्री करते हैं। और अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष के रूप में भी राष्ट्रपति नहीं होते हैं, जबकि अंतर्राज्यीय परिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, कानूनी दृष्टिकोण से मुलायम कानून किसे बुलाते हैं? तो कानूनी दृष्टिकोण के अनुरूप मुलायम कानून किसे कहते हैं बताना है। ऑप्शन ए पर्यावरणीय अधिकार को, ऑप्शन बी विकास का अधिकार को, ऑप्शन सी स्वास्थ्य का अधिकार तथा डी है निजता का अधिकार। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विकास का अधिकार। स्पॉट लॉ शब्द का तात्पर्य अर्ध कानूनी साधनों से है जिसमें कोई कानूनी रूप से बाधित होता है। विकास का अधिकार शॉर्ट लॉ के तहत आता है, अर्थात अपनी क्षमता, योग्यता और कौशल की वृद्धि का अधिकार जिस पर राज्य किसी प्रकार का बाध्यकारी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है। इसलिए विकास का अधिकार कानूनी दृष्टिकोण से एक मुलायम कानून की तरह कार्य करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सा संवैधानिक प्रावधान ग्राम सभा के गठन से संबंधित है? आपको ऑप्शंस दिए हैं। ए में है अनुच्छेद 243 का ए, बी में है अनुच्छेद 243 बी, सी में है अनुच्छेद 243 सी तथा डी में है अनुच्छेद 243 डी। इसका सही उत्तर आप सभी जानते हैं। इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए। अनुच्छेद 243 ए के तहत के संवैधानिक प्रावधानों के तहत ग्राम सभा के गठन को किया जाता है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति व सुरक्षा प्रदान की गई तथा संविधान में भाग 9 को जोड़ा गया और एक नई सूची 11वीं अनुसूची में पंचायत के 29 कार्य जो कि अनुच्छेद 243 ए के तहत ग्राम सभा के गठन का प्रावधान भी किया गया। तो आप ये सभी तथ्यों को एक के बाद एक ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र को जाना जाता है ऑप्शन ए श्रुति के रूप में, ऑप्शन बी स्मृति के रूप में, ऑप्शन सी संहिता के रूप में तथा ऑप्शन डी नीति शास्त्र के रूप में। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नीति शास्त्र के रूप में। आप सभी जानते हैं अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ कौटिल्य ने लिखा था और इन्होंने राजनीति का एक चरित्र इसमें बताया था किस तरह से होना चाहिए था और इसका नाम उन्होंने अर्थशास्त्र रखा था। एक्चुअल में यह किताब नीति शास्त्र से संबंधित किताब है। इसमें राजनीति के विषय में समस्त जानकारी दी गई है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निर्णय निर्माण उपागम का अनुक्रम व्यवस्थित करें। आपको ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन इसमें एक के बाद एक आपको व्यवस्थित करना है। ए दिया है सूचना की खोज, बी समस्या की पहचान, सी विकल्प का चयन, डी विकल्प की व्याख्या। तो इनमें से एक के बाद एक कौन सा अनुक्रम होगा निर्णय निर्माण के उपागम के रूप में? विकल्प हैं, ए में है ए फिर सी फिर डी और बी, बी में है पहले बी फिर ए फिर सी और डी, सी में है बी डी ए और सी तथा डी में है बी ए डी और सी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी के तहत सर्वप्रथम बी यानी समस्या की पहचान करना, फिर सूचना की खोज करना, उसके उपरांत आएगा विकल्प की व्याख्या करना और अंत में विकल्प का चयन करना। निर्णय निर्माण की प्रक्रिया के ये सही अनुक्रम है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, जननायक जयप्रकाश नारायण की प्रमुख पुस्तकें हैं। तो आपको पुस्तकों के नाम दिए हैं, इसमें से कौन सी प्रमुख पुस्तकें हैं वो आपको बताना। क्षमा चाहेंगे, इसमें प्रश्न होना चाहिए था जननायक जयप्रकाश नारायण की प्रमुख पुस्तकों में से कौन सी उनकी पुस्तक नहीं है। तो आपको जो पुस्तक नहीं है वो आपको खोजना है, यहाँ प्रिंट मिस्टेक है। ऑप्शन ए में दिया है प्रिजन डायरी, ऑप्शन बी में है अ प्लिया ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, ऑप्शन सी में है रिवॉल्यूशन, ऑप्शन डी में है सोशलिज्म, सर्वोदय एंड डेमोक्रेसी। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रिवॉल्यूशन। इसको छोड़कर बाकी की अन्य सभी किताबें जननायक या लोकनायक जयप्रकाश नारायण की प्रमुख किताबें हैं। इन्होंने प्रिजन डायरी 1976 में लिखी थी, ए प्लिया ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी 1959 में लिखी थी और इसके अलावा जो रिवॉल्यूशन किताब है ये उन्होंने नहीं लिखी, लेकिन इसके रिवॉल्यूशन से संबंधित एक अन्य किताब टूवर्ड्स टोटल रिवॉल्यूशन 1978 में इन्होंने लिखी थी और जो अंत में किताब दी है सोशलिज्म, सर्वोदय एंड डेमोक्रेसी, इस किताब को उन्होंने 1964 में लिखी थी। जयप्रकाश नारायण के विषय में कुछ और जानकारी ले लेते हैं। सन 1999 में
इन्हें भारत रत्न, जो कि भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, उससे नवाजा गया था। इसके अतिरिक्त 1965 में इन्हें समाज सेवा हेतु रेमन मैग्सेसे का अवार्ड दिया गया था, मैग्सेसे अवार्ड से पुरस्कृत किया गया था। और 1970 के दशक के मध्य में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ संपूर्ण क्रांति के अग्रणी नेता के रूप में इन्हें पहचाना जाता है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी युग्म सही ढंग से सुमेलित है? आपको युग्म दिए हैं, कौन सा सही है आपको बताना है। युग्म दिया है, ए में है जॉन रॉल्स समतावादी, बी में है प्लेटो आदर्शवादी, सी में है मेरी वोल्स्टोनक्रॉफ्ट कम्युनिस्ट या साम्यवादी, तथा डी में है ग्रामसी नारीवादी। नीचे दिए गए विकल्प में से सही उत्तर का चयन करना है। विकल्प है ए और बी में है बी और सी में है सी और डी, तथा डी में सी और ए। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्षमा चाहेंगे इसमें दिया नहीं है, लेकिन इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। इसके तहत जॉन रॉल्स समतावादी तथा ऑप्शन बी में प्लेटो आदर्शवादी सही ढंग से सुमेलित है। इसके अतिरिक्त ये दोनों ही गलत हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से दो कथन चीन की नीति हथेली एवं 5 उंगलियों के सिद्धांत के बारे में सही है? आपको दिया है इसमें, ए में है इसमें भूटान और नेपाल शामिल हैं, बी इसमें अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम एवं लद्दाख शामिल है, सी इसमें मिजोरम और मणिपुर शामिल है, डी इसमें त्रिपुरा और मेघालय शामिल है। सही विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन ए में दिया है ए और सी, बी है ए और डी, सी ए और बी, डी बी और सी। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी के तहत ए और बी आता है। हथेली एवं 5 उंगलियों के सिद्धांत के तहत चीन मानता है कि हथेली तिब्बत है तथा उसकी 5 उंगलियों में भूटान, नेपाल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम एवं लद्दाख शामिल है। चीन हमेशा से विस्तारवादी नीति का पालन करता है, उसके तहत ही यह नीति उसने अपनाई है, हथेली और 5 उंगलियों के सिद्धांत के रूप में। अगला प्रश्न हम देखेंगे, उदारीकरण के सकारात्मक प्रभाव हैं, तो इसमें प्रभाव आपको बताना है। आपको ऑप्शन इसमें प्रभाव दिए हैं, ए विदेशी निवेश, बी बढ़ा हुआ उत्पादन, सी बढ़ी हुई बेरोजगारी और डी प्रौद्योगिक उन्नति। सही विकल्प चुनना है आपको। ए है ए बी और डी, बी में है बी और सी में है ए और सी, तथा डी में है बी सी और ए। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए के तहत ए बी और डी उदारीकरण के सकारात्मक प्रभाव है, यानी कि विदेशी निवेश के अतिरिक्त बढ़ा हुआ उत्पादन और अंत में प्रौद्योगिक उन्नति इसके सकारात्मक प्रभाव है, और बढ़ी हुई बेरोजगारी इसमें काउंट नहीं होता। उदारीकरण के सकारात्मक प्रभाव के कारण ही वैश्वीकरण का जन्म हुआ। विश्व में मुक्त व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए एवं प्रशुल्कों को कम करने के लिए एक समान समझौते के रूप में इसको माना गया। अंततः WTO की स्थापना हुई, जिसमें विदेशी निवेश एक राष्ट्र अन्य राष्ट्र पर करने लगा तथा वैश्वीकरण की सीमाएं कमजोर हुई और उत्पादन में वृद्धि हुई व प्रौद्योगिकी का उन्नयन भी हुआ। तो उदारीकरण के कारण काफी ज्यादा सकारात्मक प्रभाव वर्तमान जो विश्व है उसमें देखे जाते हैं। अगले प्रश्न हम पे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अभिकथन गलत है? तो इसमें गलत अभिकथन आपको खोजना है। ए वैश्वीकरण का तात्पर्य अर्थव्यवस्था एवं अंतर्राष्ट्रीयकरण है, बी वैश्वीकरण बाजार अर्थव्यवस्था पर बल देता है, सी वैश्वीकरण अर्थव्यवस्था की निगरानी के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को बढ़ावा देता है, और डी वैश्वीकरण संकीर्ण संस्कृति को बढ़ावा देता है। इसमें गलत कथन दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है, वैश्वीकरण संकीर्ण संस्कृति को बढ़ावा देता है। बाकी के अन्य सभी कथन सही हैं, यानी वैश्वीकरण का तात्पर्य अर्थव्यवस्था का अंतर्राष्ट्रीयकरण है, बिल्कुल सही है। वैश्वीकरण बाजार अर्थव्यवस्था पर बल देता है, यह भी सही है। वैश्वीकरण अर्थव्यवस्था की निगरानी के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को बढ़ावा देता है, यह भी सही है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, विश्व व्यापार संगठन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से दो अभिकथन सही हैं? आपको अभिकथन दिए हैं, ए यह एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के बीच विश्व व्यापार नियमों से संबंधित है, बी दिया है इसकी स्थापना 1996 में की गई थी, सी इसका मुख्यालय जेनेवा में है, डी इसमें लगभग 680 स्टाफ नियुक्ति है। सही विकल्प का चयन आपको करना है। ए और बी, ए और सी और डी, तथा डी में है ए और डी। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ए और सी, यानी कि यह एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के बीच विश्व व्यापार नियमों से संबंधित है, तथा सी इसका मुख्यालय जेनेवा में है, बिल्कुल सही है।
अन्य दो कथन गलत है। विश्व व्यापार संगठन दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन है, जिसमें लगभग क्षमा चाहेंगे, इसमें 164 सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व है। इसकी स्थापना उरुग्वे चक्र की वार्ता के परिणाम स्वरूप 1 जनवरी 1995 में हुई थी तथा इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और यह एक अंतर सरकारी संगठन के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, आगन्ना सूत्र किससे संबंधित है? आपको ऑप्शन दिए हैं, किससे संबंधित है आपको बताना है। ए, जीवन की उत्पत्ति, बी, समाज व्यवस्था एवं जातियों की उत्पत्ति, सी, धर्मनिरपेक्षता की उत्पत्ति, डी, 6 मोड़ वाली 6 फोल्ड नीति की उत्पत्ति। विकल्प में से संयुक्त चुनना है आपको। ए में केवल ए, बी में केवल बी, सी में ए और बी तथा डी में ए, बी और डी। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ए और बी। ए और बी में अगन्ना सूत्र में जीवन की उत्पत्ति तथा बी में ये शामिल है। बौद्ध धर्म के दीर्घ निकाय के 34 सूत्रों में से 27वां सूत्र अगन्ना सूत्र के रूप में जाना जाता है। अगन्ना सूत्र मुख्यतः जाति व्यवस्था, अंधविश्वास व ब्राह्मणवादी व्यवस्था के विरोध में अपने विचार प्रस्तुत करता है। वह जीवन की उत्पत्ति के बारे में इसमें जानकारी दी गई है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित तिथियों में से किस तिथि को भारत संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद का सदस्य बना? केवल आपको तिथि बताना है। ए, 1 अगस्त 2019, 1 जून 2019, 1 जनवरी 2019 और 1 जुलाई 2019। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 जनवरी 2019। आपको बताना चाहेंगे, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद का गठन वर्ष 2006 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा किया गया था। इसने पूर्ववर्ती संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का स्थान लिया है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय मानव अधिकार परिषद के सचिवालय के रूप में कार्य करता है तथा इस परिषद का जो मुख्यालय है जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। भारत को 1 जनवरी 2019 को 3 वर्षों की अवधि के लिए इस परिषद में चुना गया था तथा इसके साथ ही 1 जनवरी 2019 में यह इसका सदस्य भी बना था। अगला प्रश्न हम देखेंगे, नागरिकता के बहुलवादी सिद्धांत का सर्वोत्तम प्रतिपादक कौन था? आपको ऑप्शन दिए हैं। ए, टी.एच. मार्शल, बी, एंथनी गिडेंस, सी, बी. एस. टर्नर तथा डी, डेविड हेल्ड। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बी. एस. टर्नर। नागरिकता के बहुलवादी सिद्धांत का सर्वोत्तम प्रतिपादक बी. एस. टर्नर को माना जाता है। इस सिद्धांत बहुलवादी सिद्धांत के अंतर्गत किसी भी देश की शक्ति अलग अलग राज्यों में विस्तृत न होकर एक केंद्र में स्थित होना चाहिए ताकि देशों के लिए लिया गया कोई भी फैसला सभी राज्यों के नागरिकों पर समान रूप से लागू हो सके। तो ऐसी व्यवस्था नागरिकता के बहुलवादी सिद्धांत के रूप में जानी जाती है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, राज्यों के गठन को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। राज्यों के नाम दिए हैं, सिक्किम, गोवा, गुजरात, तेलंगाना। विकल्प दिए हैं, ए में है ए, फिर बी, फिर सी एवं डी, बी है डी, बी, सी और ए, सी में है बी, सी, ए और डी तथा डी में है सी, ए, बी और डी। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी के तहत आएगा सर्वप्रथम सी यानी गुजरात। गुजरात का गठन 1 मई 1960 को हुआ था। उसके बाद में सिक्किम 16 मई 1975 को हुआ था। उसके बाद में गठन हुआ था गोवा का, जो कि 30 मई 1987 को गठित किया गया था और अंत में आया था तेलंगाना, जिसकी स्थापना 2 जून 2014 में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, वितरणात्मक न्याय मुख्यतः सम्मान या संपदा के वितरण से संबंधित है, ऐसा किसने कहा? तो कथन किसका है? ऑप्शन ए, प्लेटो, बी, अरस्तु, सी, मार्क्स, डी, ग्रामसी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरस्तु। अरस्तु ने कहा था, वितरणात्मक न्याय मुख्यतः सम्मान या संपदा के वितरण से संबंधित है। अरस्तु के अनुसार व्यक्ति का जिस अनुपात में समाज में योगदान हो उसी अनुपात में उसे पुरस्कार मिलना चाहिए और यही वितरणात्मक न्याय का मुख्यतः सम्मान या संपदा के वितरण से संबंधित व्यवस्था है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स क्या है? तो आपको बताना है ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स क्या है। ऑप्शन ए दिया है, अमेरिका के विरुद्ध ईरान के युद्ध की घोषणा। ऑप्शन बी, हमास के विरुद्ध इजराइल के युद्ध की घोषणा। ऑप्शन सी, यूक्रेन के विरुद्ध रूस के युद्ध की घोषणा तथा डी, आर्मेनिया के विरुद्ध अजरबैजान के युद्ध की घोषणा। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्षमा चाहेंगे इसमें
उत्तर गलत लिखा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमास के विरुद्ध इजराइल की युद्ध की घोषणा। आप सभी जानते हैं 7 अक्टूबर 2023 को फिलिस्तीनी उग्रवादी संगठन हमास ने इजराइल पर हमला कर दिया था। इसके जवाब में इजराइल ने जवाबी कार्रवाई की, जिसका नाम ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स रखा गया। इसके साथ ही आपको याद दिलाना चाहेंगे कि जो ये इन्होंने ऑपरेशन किया था, यानी हमास ने जो आक्रमण किया था, उसे ऑपरेशन अल अक्सा जो मस्जिद है उसके नाम पे किया गया था। तो यह भी आप याद रखें, हमास ने जो युद्ध प्रारंभ किया था उसे ऑपरेशन अल अक्सा, और उसके विरोध में जो इजराइल ने जवाब दिया था उसे ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स के नाम से जाना जाता है। हमास, अरबी में हमास का मतलब इस्लामिक रेजिस्टेंट मूवमेंट होता है, जिसकी स्थापना शेख अहमद यासीन ने की थी और वर्तमान में एक आतंकवादी संगठन के रूप में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हो रहा है। तो दोस्तों, ये हमारा अंतिम प्रश्न था। इसी तरह के प्रश्नों के साथ में हम पुनः उपस्थित होंगे। लगातार हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।